आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अभी 10th पास आउट किया है। अब देखिए 10th पास करने की खुशी तो बहुत है, लेकिन उसके बाद 90% स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो है 11th क्लास में। सबसे पहली गलती तो आप यही करते हैं कि आपको ये नहीं पता होता कि हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी है। कुछ फ्रेंड्स की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से आप गलत स्ट्रीम ले लेते हैं। फिर गलत स्ट्रीम लेने के बाद आप जो अपनी 5 मिस्टेक्स हैं जो कि आप 11th के दौरान करते हैं कि 10th हो गया, ठीक है, अब चिल मोड में चले जाते हैं कि अब आपका जो 11th है वो तो बहुत ईजी है। बट 10th और 11th के सिलेबस में जमीन आसमान का फर्क है। जो आपने 10th में पढ़ा वो बहुत ईजी था, लेकिन अब जो आप 11th में पढ़ेंगे वो काफी ज्यादा टफ है 10th के कंपैरिजन में। Oh my God! अब सबसे पहली चीज जो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ इस टॉपिक पे कि आप कैसे डिसाइड करें कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है। तो वहां अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या करना है और कौन सी स्ट्रीम आपको लेनी चाहिए, क्या क्या करियर ऑप्शन है, वो सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन लोगों के लिए है कि उन्होंने डिसाइड तो कर लिया है कि हमें ये स्ट्रीम लेनी है और अभी वो एकदम कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि भाई हाँ भाई हमें इस चीज में करियर बनाना है और यही हमारा गोल है और यही हमें स्ट्रीम लेनी है। लेकिन अब इसके बाद ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो उनको रिपीट नहीं करनी, जो कि 90% स्टूडेंट्स करते हैं क्योंकि उनको नहीं पता रहता है। मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ ऐसी 5 मिस्टेक्स जो कि आपको 11th क्लास में नहीं करनी है। तो वो कौन कौन सी 5 मिस्टेक है वो बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखो, जब भी आपकी 10th हो जाती है तो आपको क्या लगता है कि भाई 10th हो गया, 10th बहुत टफ था, क्योंकि ऐसे पेरेंट्स बोल देते हैं कि आपके 10th में बोर्ड्स में वो टफ है, फिर आपका 11th ईजी होगा, फिर 12th में बोर्ड्स में वो टफ है। बट अगर मैं आपको सच बोलूँ तो 11th जो है वो आपके 12th के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा टफ होता है। यानी 11th इसलिए और ज्यादा टफ होता है क्योंकि आप 11th को हल्के में ले लेते हैं, आप उसको बहुत इजी लेके चलते हैं कि 11th जो है वो बहुत इजी है और फिर 11th में कौन सा बोर्ड देना है ना, ये रहता है कि फिर 11th में कौन सा बोर्ड देना है क्योंकि बोर्ड तो हमें 12th में देना है तो 12th में अच्छे से मेहनत करेंगे। बट अगर आप 11th में अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे तो आपका जो 12th है वो भी खराब होगा, क्योंकि अगर आपने 11th के शुरुआत के 3 महीने खराब कर दिए तो फिर आप चीजों को सिर्फ रट्टा मारना शुरू कर देंगे, क्योंकि फिर आपको एग्जाम में पास होना पड़ेगा, तो पास होने के लिए फिर आपको रट्टा मारना पड़ेगा। लेकिन अब ये जो आपने 10th पास आउट किया है अब वो फेज आता है जहां पर आपको रट्टाफिकेशन छोड़नी पड़ेगी। यानी अब तक आपने 10th में जैसे तैसे करके रट्टा मार के चीजें की, याद किया, जैसे भी किया, लेकिन अब आप 11th में आ गए हैं तो अब आपको रट्टा मारना छोड़ना पड़ेगा। अब आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो रिएक्शन को रट्टा मत मारिए, ये देखिए रिएक्शन कैसे हो रही है, यानी उसकी मैकेनिज्म पे आप ध्यान दो, ठीक है। कोई भी अगर आपको, जैसे आपको पीरियोडिक टेबल में कुछ भी याद नहीं हो रहा है तो रट्टा मत मारिए कि आपने याद कर लिया, फिर बीच में से कोई एक एलिमेंट आप भूल गए तो आप पूरा रट्टा अपना भूल गए वहीं बैठ के। तो आपको क्या करना है कि हर चीज को याद करने के लिए आपको निमोनिक बनाने हैं। आप खुद से नहीं बना पा रहे हैं, आप गूगल से या फिर कोई और ऐप से आप बनवा सकते हैं। तो वहां पर आपको जिसका भी निमोनिक बनाना है आपने वो डाल दिया, उसका बन के आ जाएगा, फिर आप उसकी हेल्प से याद करना ईजी हो जाएगा। तो आपको कोशिश करने की कॉन्सेप्ट को समझना है। बायोलॉजी अगर आपने लिया है तो उसमें आपको क्या करना है, ये डायग्राम को समझना है। डायग्राम अच्छे से समझ में आएगा, नीट एंड क्लीन डायग्राम आपने बनाया तो डेफिनेटली आपको मार्क्स फुल में से फुल मिलेंगे। तो कोशिश करेंगे डायग्राम को समझ के कॉन्सेप्ट आप बता दें, ये नहीं कि कॉन्सेप्ट को समझते समझते फिर एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कोशिश करेंगे पहले हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया, फिर हमें पता है हमने अच्छे से उसको लेबलिंग किया है, अब हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक्चुअल में इसमें क्या है, ठीक है। अब कौन कौन सी ऐसी 5 मिस्टेक्स हैं जो 11th स्टूडेंट को अवॉइड करनी है, यानी सेव योर करियर। अगर आप देखो 11th को जस्ट ऐसे ही छोड़ देते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां आपको पता है बहुत सारी बेसिक चीजें ऐसी रहेंगी जो 11th से आपकी आएंगी। तो आपका जो बेस है, अगर आप 11th को छोड़ते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, आप अपने बेस को खराब कर लेते हैं, क्योंकि अब आपका जो बेस स्टार्ट होता है वो 11th क्लास से होता है। 10th तक सारी चीजें बहुत इजी थी, आपने बहुत अच्छे से कवर भी की, लेकिन 11th से सारी चीजें टफ होती जाएंगी और फिर आप सोचेंगे कि 12th में बोर्ड है 11th में नहीं है तो 11th को क्यों पढ़े। तो बात तो सही है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि 11th में क्यों उतना मेहनत करें, जबकि 11th में आपको 10th से ज्यादा मेहनत करनी होती है, क्योंकि 10th के अकॉर्डिंग जो आपका 11th का सिलेबस है वो ज्यादा टफ होता है। तो सबसे पहली चीज, जो कि अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं तो उनको क्या करना है कि रेस्ट मोड में नहीं जाना है। कि अब आपको पता चल गया है कि अब आपका 10th हो गया है तो अब आप रेस्ट मोड में चले जाएंगे, क्योंकि जब भी आप रेस्ट मोड में जाएंगे, चिल जोन में जाएंगे, तो उस दौरान क्या होगा, फिर आपको 2 महीने या जैसे 3 महीने के लिए आप चिल जोन में चले गए तो फिर उसके बाद आपका शायद पढ़ने में उतना मन नहीं लगेगा। एंड दूसरी चीज कि आप 10th का सारा कुछ भूल चुके होंगे। तो कोशिश करें कि 10-15 दिन का आपने अगर रेस्ट ले लिया है तो अब आप कोशिश करें थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करें। थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा हैबिट में रहेगा, चीजों को जो आपने पहले पढ़ी है उनको आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये आपको रेस्ट मोड में नहीं जाना है। दूसरा है, अब आपको रटना बंद करना है। अब तक आपने 10th कर लिया, 9th कर लिया, जैसे तैसे करके किया है, लेकिन आपको अब रटना नहीं है। 11th में आप आ गए, बेस क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट को समझ के चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझिए फिर चीजों को याद करिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक यहाँ पर आती है कि आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। आपने खुद के नोट्स बनाओ और फिर उनको पढ़ो, क्योंकि जब आप खुद के नोट्स बनाते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छे होते हैं। तो आप कोशिश करें कि आपने जो कॉन्सेप्ट अपनी क्लास में पढ़ा फिर आप उसके नोट्स अपने खुद से बनाएं। अगर मान के चलो आपको नोट्स क्लास में बनवा दिए गए, आपने बना लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए। ये इसलिए ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएं, एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आपके पास भर भर के नॉलेज होगी, ठीक है ना। तीसरी चीज़ है यहाँ पे फॉलोइंग द भीड़। आपको क्या करना है कि भीड़ को फॉलो नहीं करना है। अब ये भीड़ को फॉलो करने का मतलब क्या है कि जैसे आपने स्ट्रीम लेने में, जैसे आपने कौन सा सब्जेक्ट लेना है, साइंस लेना है या फिर आपको कॉमर्स लेना है या आर्ट्स ह्यूमैनिटीज लेना है, तो वो आपको फिर उस दौरान आपको ये देखना है कि मुझे वहाँ नहीं भागना जहाँ पे सब लोग जा रहे हैं, कि सब लोगों ने साइंस लिया तो मुझे भी लेना है, मुझे अपना इंटरेस्ट देखना है, अपना एप्टीट्यूड देखना है एंड अपने फ्यूचर गोल्स देखने हैं, तभी मुझे ये डिसाइड करना है। बट मुझे भीड़ को फॉलो नहीं करना है, ये मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। एंड फोर्थ है आपका स्किपिंग एनसीईआरटी स्क्रिप्ट। अब देखो बहुत सारे लोग, मैं यही कहूँगी कि 90 से भी ज़्यादा
90% से भी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एनसीईआरटी बुक को स्किप कर देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक थोड़ा सा देखने में टफ लगती है। बट क्योंकि देखो एनसीईआरटी उतनी टफ है नहीं, बट थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वो ऐसी लगती है कि जैसे मतलब एकदम से समझ में नहीं आती है। लेकिन आप उसको एक बार समझ में नहीं आ रही है तो उसको 2 बार पढ़िए। नहीं समझ में आ रही, पहले लेक्चर देखो एंड देन आप एनसीईआरटी पढ़ो, फिर देखो आपको एनसीईआरटी समझ में आएगी कि नहीं। लेकिन एनसीईआरटी स्किप करना आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। आपको एनसीईआरटी दी ही इसलिए गई है क्योंकि सारी जगह अब जो आपके एग्जाम बनने लगे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहते हैं। तो एनसीईआरटी आपको ना 12th में स्किप करनी है, ना 11th में स्किप करनी है, आपको एनसीईआरटी स्किप करनी ही नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करनी है तो एनसीईआरटी से ही करनी है। एंड लास्ट वन इज इग्नोरिंग मेंटल हेल्थ एंड कंसिस्टेंसी। अब देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अब इतना पढ़ना शुरू कर देंगे, इतना पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे नहीं, बहुत कम होते हैं ऐसे जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं। तो फिर उस दौरान आप क्या करते हैं कि आप 2-3 महीने लगातार इतना पढ़ लेते हैं कि फिर आप डिप्रेशन में जाने लगते हैं। आपको चीज़ें इतना आपके दिमाग में चीज़ें घूमती हैं, बार बार वही चीज़ें रिपीट होती हैं, तो आप क्या करते हैं कि अपनी मेंटल हेल्थ को खराब कर लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि फिर आपके आने वाले 2-3 महीने ऐसे ही चले जाते हैं। तो आपको खाने पीने का भी ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है एंड कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे ही मेंटल हेल्थ खराब हो आपकी कंसिस्टेंसी बिगड़ जाएगी। तो कोशिश करें कि मेंटल हेल्थ भी आपकी अच्छी रहे एंड कंसिस्टेंसी भी आपकी मेंटेन है। अगर आप स्टार्टिंग से 2 घंटे डेली पढ़ रहे हैं तो 2 ही घंटे पढ़िए, नहीं करिए आप 4 घंटे पढ़ो। अभी से आप सिर्फ 2 घंटे दो, लेकिन साल की स्टडी 2 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ो, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट मोड में नहीं जाना है, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्ट को जितना आप समझ पा रहे हो उतना समझ के खुद से अपनी शॉर्ट्स नोट प्रिपेयर करिए। एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।